नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है मुंबई महानगर पालिका का। जी हाँ, मुंबई महानगर पालिका पर जो है ईडी ने अपनी जो है कार्रवाई तेज़ कर दी है। यानी ईडी ने जो है अब उसके ऊपर कार्रवाई जो है बड़े जोर शोर में करने जा रही है। इसमें अधिकारियों को समन भी भेजा गया है और ये जो है ईडी का जो कार्रवाई है, कोरोना काल में बीएमसी ने बड़े पैमाने में घोटाला किया, ऐसा आरोप है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, आखिर में कार्रवाई क्या है, किस तरह का है, कौन टारगेट पे है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कार्रवाई है इसका शिकार कौन होने वाला है। थत्ते जी, क्या लगता है आपको, ये बीएमसी की जो कार्रवाई है, अभी महानगर पालिका चुनाव आने वाला है, उसके पहले कार्रवाई तो क्या दिखाना चाह रही है सरकार? सर, इसमें आपने जो सूत्र सूचित किया है जी, उससे अलग जानकारी मेरे पास है। ओहो, इसलिए तो आपसे पूछता हूँ। अलग जानकारी है। ये इकबाल सिंह चहल जो आयुक्त हैं, उनको समन्स भेजा गया है ईडी की ओर से और अगले सोमवार को उनको हाजिर होना है। सर, बहुत सारे लोग जो ज़्यादा जानते नहीं हैं वो ऐसा सोच रहे कि इकबाल सिंह चहल को ही कोई तकलीफ़ इसमें है, ऐसा सोच रहे वो कि हाँ, क्योंकि क्या है ना, एक साल पहले करीबन अमित साटम करके बीजेपी के बहुत आक्रामक एक एमएलए है, आमदार है और विधायक है, और उन्होंने इकबाल सिंह चहल के ऊपर एक लंबा आरोप पत्र सबमिट किया था और आरोप किया था कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं उसके सूत्रधार इकबाल सिंह चहल है, ऐसा अमित साटम बीजेपी उन्होंने आरोप किया था मुंबई कमिश्नर के ऊपर। तो ऐसा हो रहा है कि अब कुछ लोगों को लग रहा है कि इकबाल सिंह चहल फंस गए। इकबाल सिंह चहल की अभी खैरियत नहीं है। अमित साटम ने जो उनके ऊपर आरोप पत्र किया था, बहुत सारे 15-20 आरोप किए थे। अमित अपने मित्र हैं मेरे, उस समय उन्होंने मुझे पूरा उसका डिटेल भी दिया था। तो लोगों को लग रहा है कि अभी इनकी बारी है। सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस जांच में और लोग आने वाले हैं? नहीं सर, ये इकबाल सिंह चहल को जो बुलाया गया है वो जो मामला है, वो मामला संजय राउत और उसका मानस पुत्र सुजीत पाटकर, इनको फंसाने के लिए। इसमें मतलब टारगेट इसमें इकबाल सिंह चहल जो साक्ष्य देंगे, मतलब उनको फिरियादी बना देंगे? फिरियादी नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ साक्षीदार बनेंगे। फिरियादी तो ईडी और यही है, तो साक्षीदार बनेंगे सब। अभी ऐसा है कि संजय को फंसाना है और उसका मानस पुत्र सुजीत पाटकर, उसको फंसाना है, यही मेन टारगेट है। और इकबाल सिंह चहल का उपयोग ईडी और ये जो सरकार है, शिंदे फडणवीस सरकार, वो इस तरह से करेगी कि उसने जो पत्ते खोले, इनके राज खोले, उसका एक आधार बन के फिर से सर, सुजीत पाटकर मैं बहुत सारा जानता हूँ सर, इसमें बहुत ज़्यादा जानता हूँ। इतना जानना नहीं चाहिए आदमी को कभी कभी। सर, आज पहली बार शायद मीडिया के दुनिया में लोगों को ये पता हो रहा है कि ये जो सुजीत पाटकर है सर, उसको ईडी ने उठाया था। मेरे शब्द ज़रा संभाल के सुनिए। उठाया था और एक 5 स्टार होटल में रखा था। जैसे तुम्हारे उद्धव ठाकरे के सीए को उठाया था, उसके अरेस्ट नहीं दिखाई, किधर नहीं दिखाई। और 2-3 महीना लेके बैठे, 3 महीना अंदर रहा था। 3 महीना उद्धव का सीए अंदर रह के उद्धव का पूरा डिटेल उनको देता रहा और उद्धव उसको ढूंढता रहा, ये गया किधर। सर, बम्बई में गिने चुने 2-4 लोगों को ही मालूम था कि ये ईडी के ताबे में है। उद्धव को नहीं मालूम था? उद्धव को मालूम नहीं था। सर, क्या बोले, अभी कभी कभी मेरे को भी आश्चर्य लगता है कि मैं तो एक आम पत्रकार हूँ,
बिल्कुल बिल्कुल आम है। आम है कहाँ से, वो छोड़ो, पत्रकार हूँ, कुछ चीज़ें मुझे मालूम होती है और जो आदमी मुख्यमंत्री है जी उसको नहीं मालूम होती है कैसा होता है। मगर वो ढूंढ रहा था, ये बात सच है, क्योंकि उसके ढूंढने के जो सब प्रोसेस थी जी, उसका रिपोर्ट मुझे मिलने वाला है। आपको जानते हैं कि वो ढूंढ रहा था उसको, तो वो ईडी के ताबे में था। सर सुजीत पाटकर 20 या 25 दिन, अभी थोड़ा मेरा गड़बड़ हो रहा है, 25 दिन या 20 दिन सर ईडी के ताबे में था। अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, ओह, वो सीए जब था उसके थोड़ा आगे पीछे, और ईडी ने उसको पूरा उसका कच्चा चिट्ठा बना लिया था। उनको संजय को जो फंसाना था वो सिर्फ पत्राचार के मामले में भी नहीं फंसाने था, सिर्फ माना उसको संजय को कोविड सेंटर का जो मामला है, इसका लाइफ लाइन कंपनी का, उसमें भी उसको फंसाना था संजय को, तो इसको अंदर करके रखा। सर ऐसा हुआ कि कोई ऑफिशियली तो उसको ये किया नहीं था, तो उस समय कुछ ऐसे वजनदार लोगों ने जो सरकार में थे, महाआघाड़ी सरकार में, उन्होंने अमित शाह से बात की कि भाई उसको पकड़ के आपने रखा है, या तो अरेस्ट करो ताकि हम कानूनी लड़ाई लड़ सकें, या तो अरेस्ट करो या तो छोड़ दो, या तो अरेस्ट करो या छोड़ दो। तो उस समय उनको पकड़ना, मतलब ऑफिशियल अरेस्ट दिखाना उनके एजेंडे पे नहीं था, ऐसा बोलेंगे ना आप जी, एजेंडे पे नहीं था, करके उसको छोड़ दिया और वो बाहर आ गया। और ऐसा हो गया सर कि ये इकबाल सिंह चहल जो है वो अभी जब ईडी के सामने जाएगा तो पोल खोल करेगा सर, खुलना भी चाहिए सर, पब्लिक का पैसा है। हाँ नहीं, उसके बारे में और आप जो बोल रहे हैं उसको और एक छेद देने वाली बात बाद में बताऊंगा, पब्लिक पैसे के बारे में भी। तो ऐसा है कि इकबाल चहल के खिलाफ कुछ नहीं है इसमें। पहली गलतफहमी जो लोगों में फैला रही है कि उसके खिलाफ कुछ है, कुछ नहीं, उसको कुछ होने वाला नहीं, वो विटनेस है, साक्षीदार हैं, इसके लिए उसको बुलाया। वो बताएंगे कि कहाँ क्या चल रहा था, वो किस तरह से ये प्रोसेस की गई जी। और इसमें उस समय की महापौर तुम्हारी किशोरी पेडनेकर, उनसे लेके सब लोग कैसे शामिल थे और ये कैसा पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से दिया गया, उसकी प्रोसेस में कितने खामियां थी, ये सब बताएगा। तो ईडी की केस जो है इसके खिलाफ, ये सुजीत पाटकर के खिलाफ, वो स्ट्रांग होगी, उसके लिए बोला है। सुजीत पाटकर इस बार अंदर जाएगा, उसको फंसाने के लिए ही है। उस समय वो गया नहीं था। अब अगला टारगेट इनका रहेगा सुजीत पाटकर। अभी संजय राउत का मानस पुत्र सर, वो भी उसमें भी एक सर कहानी, सर आप मेरे को मिनट बढ़ा के देना पड़ेगा अगर मैं और बता चुके आपने, आप एक कहानी बताऊंगा, क्योंकि वो कहानी भी बहुत दिलचस्प भी है और बड़ी अनोखी है सर। ये सुजीत पाटकर जो सर है वो स्वप्ना पाटकर का हस्बैंड है। वो स्वप्ना पाटकर वो है कि जिसकी पार्टनरशिप इसकी संजय की पत्नी वर्षाताई जो है उनके साथ वो जो अलीबाग की ज़मीन है उसमें है, और ये स्वप्ना पाटकर है जिसने इनके खिलाफ संजय राउत के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें की हैं, और यही वो स्वप्ना पाटकर हैं जिसने सुजीत पाटकर के खिलाफ डाइवोर्स की प्रक्रिया शुरू की है। तो ऐसा हुआ कि सुजीत पाटकर जो है उसकी बीबी स्वप्ना पाटकर संजय की मानी हुई बेटी जी, एकदम मानी हुई बेटी। सर वो बचपन से इसके घर में बड़ी, इसके घर में, इसलिए तो अपनी 2 बेटियों के साथ साथ उसने उसको सब जगह वो ही पार्टनर है सर। जितने भी बिजनेस दिखाए हैं इनके संजय राउत के, उसमें उसकी 2 बेटियां, पत्नी और स्वप्ना यही पार्टनर है। अभी ऐसा हो गया कि स्वप्ना ही फूट गई
और वो फूट क्यों गई, इसका भी मामला सर अलग है। अलग है। जब उन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, सुजीत पाटकर और इसमें, तो संजय ने सुजीत पाटकर की साइड ली। उसने बोला कि इसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। इसके ऊपर स्वप्ना को गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया उसको कि वो बोली कि मैं तुमको और सुजीत दोनों को बर्बाद करके रखूँगी, ऐसा धमकी दिया संजय को। फिर उनके आपस में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के बदले एक्सचेंज ऑफ एक्यूजेशंस ऐसा हो गया कि सुजीत और संजय ने उनके ऊपर कुछ आरोप किए, उन्होंने इनके ऊपर आरोप किए। मामला कोर्ट में गया, पुलिस में गया। बीच में तो स्वप्ना पाटकर अरेस्ट भी हुई थी, और अरेस्ट होके छूटने के बाद वो और बोलते हैं ना, वो नागिन जैसे और ये हो जाती है, दुख रखती है। ऐसा करके उसने सुजीत पाटकर को बर्बाद करने के लिए जितने भी शिकायतें कर सकती थी ईडी में। और क्या था वो सर, सभी व्यवहारों में वही तो पार्टनर थी, उसके हर एक कागज़ के साइन है, तो उसको मालूम था सब, इनका फ्रंट क्या है, बैक क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 1 2 का 4 क्या है, 2 का 4 क्या है, सब मालूम। उसने सब सर, ईडी को सबसे ज़्यादा फीडिंग अगर किसने दिया होगा तो स्वप्ना पाटकर ने दिया, जो सुजीत पाटकर की बीबी है। सर शायद ये हमारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि ईडी को पता कहाँ चल रहा है। सर ईडी को दूसरे किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पे है। सब स्वप्ना पाटकर सामने बैठी है, उनको एक 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 करके दे रही है जी। संजय का भी दे रही है और इसका भी दे रही है, और पत्राचार का भी जो हुआ है वो भी पूरा डिटेल है, वो स्वप्ना पाटकर ने दिया है। अभी 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 इधर आते हैं और बीएमसी के इसमें सर, बीएमसी के कारोबार में जितनी भी खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, ये है वो है, तो उसका फडणवीस शिंदे सरकार ने एक कैग के मार्फत ये करने का, जांच करने का निर्णय लिया है। अब ऐसा हो गया कि बीएमसी को भी कानून के दायरे में रह के ये सब करना पड़ता है। इकबाल चहल सर फडणवीस का आदमी है, चलो खोल ही देता हूँ मैं एक पत्ते। तो फडणवीस का राइट हैंड इकबाल सिंह चहल है, और शिवसेना के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसको बिठाया। इसके लिए नहीं बिठाया था कि तुम उनको शामिल हो जाओ और भ्रष्टाचार करो, ये करो वो करो, वो नहीं था सर जी। इकबाल चहल ये एक अंकुश था, अंकुश फडणवीस ने बिठाया हुआ। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और बाद में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री बने ये, तो इकबाल चहल होशियार है, उसने उद्धव को भी पटा लिया कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा आदमी है एक नाथ इसका फडणवीस का, मगर उसने उसको भी बताया कि भाई आप जो चाहते हो वो करो, आप मैं आपका आदमी हूँ, आपके साथ में करके तो रहा ना वो। यस, नहीं तो उसको उठा देते थे ना। 15 दिन सरकार थी सर, सरकार थी, मुख्यमंत्री थे उद्धव, तो साथ भी दिया उनका पूरा। तो कैग का जब मामला निकला तब कैग को ऑब्जेक्शन लिया इसने, बीएमसी ने, मतलब इकबाल चहल के ही जो लीगल ये हैं, उन्होंने बोला कि कैग के अंदर आप ये जो कोरोना का मामला है हॉस्पिटल का, मतलब सेंटर का, वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत हमने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और आपातकालीन व्यवस्था का कैग के अंदर नहीं आता है। कैग के अंदर प्रशासकीय जो निर्णय हुए वो आता है, वो करो आप, जो टेंडर वगैरह, हाँ टेंडर वगैरह बराबर वो करो, मगर आप इसका नहीं कर सकते। तो इनको तो करना था, फडणवीस शिंदे सरकार को करना था, ऊपर वालों को भी करना था। दिख रहा था उसमें सब कुछ गड़बड़। हाँ नहीं, गड़बड़ दिखे नहीं सर, आजकल गड़बड़ दिखने की जरूरत नहीं, गड़बड़ पैदा की जाती है। हाँ, इसमें थोड़ा वैसा भी मामला है, अभी क्या बोलते हैं, बाद में उसका खुलासा करता हूँ मैं कि कैसा फंसाया जा रहा है। तो सर ऐसा है कि फिर सरकार ने सोचा कि इनको तो अंदर लेना ही है अपने को, पाटकर को, तो उन्होंने क्या किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस निर्माण किया। सर अभी ऐसा है कि पाटकर को ये मिला, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मिला जी। अभी इनका कहना है कि उसको पूर्वानुभव नहीं है, उसकी कंपनी रजिस्टर नहीं थी, उन्होंने एग्रीमेंट भी पहले दे दिया सब कुछ, और 1 साल के बाद एग्रीमेंट किया। उसका जो पर्चा था, मतलब वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, स्टैम्प पेपर, वो स्टैम्प पेपर भी जून का था, और नवंबर में उसके ऊपर सिग्नेचर, बराबर है। ये सब ईडी के सामने आया है अभी।
तो वो ऐसा प्रथमदर्शनी दिखता ही है कि इसमें गड़बड़ है, क्योंकि इसको कोई जानकारी नहीं थी और उसको दे दिया गया। और एक आरोप ऐसा है कि 35 करोड़ का इसमें घोटाला हुआ। दूसरा जो आरोप है जो किरीट सोमैया ने किया है, किरीट सोमैया ने काफ़ी उसमें 100 करोड़ का आरोप किया है जी। कि इसमें 100 करोड़ का गाफला हो गया है। तो अभी ऐसा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो आइटम है वो ईडी के अंदर आता है। यस, जब तक वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ये नहीं करते थे तब तक वो ईडी के अंदर भी आना मुश्किल था। तो अभी मनी लॉन्ड्रिंग घुमा दिया पूरा। उन्होंने वो पूरा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, अब वो बोल रहे हैं कि इसमें जो पैसा जनरेट हुआ 35 से लेके 100 करोड़ क्रेडिट के हिसाब से, वो गया कहाँ? वो पैसा जहाँ डाला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो हमको चाहिए। इसके लिए उन्होंने अभी ये साक्षीदार के रूप में इसको बुलाया है। तो सर अभी तो ये पूरा नंगा ही होने वाला है सब, नंगा करेगा इनको, बोलेगा हाँ ये ऐसा है, ये गैर कानूनी है। उसके बाप का कुछ उनके पिताजी के पिताश्री का कुछ जाता नहीं है भाई, महापालिका ने किया है और आपस में मिलके किया है। ये आयुक्त हैं, आयुक्त ये भी बोल सकता है कि मैंने विरोध किया था बोल सकता है ना सर। इकबाल सिंह चहल है ना, बहुत बुद्धिशाली है, वो उसके ऊपर कमेंट में भी लिख सकता है की तुमच्या जबाबदारीवर तुम्ही करा, टर्म एंड कंडीशन ये भी कर सकता है। और शायद उसने ये भी लिखा होगा की इमर्जन्सीमध्ये तुम्हाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून तुम्ही याचा निर्णय घेऊ शकता। मला तर असं कळलं पण की त्यांनी असं नाही म्हटलं यांना द्या, सुजित पाटकरला द्या असं नाही त्यांनी म्हटलेलं आहे। ती जी कमिटी है त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, इमरजेंसी एक्ट था ना उस समय, उसके अंदर आप दे सकते हैं, देना नहीं देना आपका निर्णय। मतलब उधर भी उसने उनको ही जिम्मेदार ठहराया। अब ऐसा है सर, क्या क्या होगा बोलता हूँ कि इकबाल सिंह चहल सुजीत पाटकर को फंसाएंगे। सुजीत पाटकर के ऊपर की कार्रवाई गवर्नमेंट देखेगी, फिर से संजय राउत तक जाएगी, तो चैन में आ जाएंगे सब, वो उनके यहाँ तक पहुँचेंगे। परसों ये जो हमारे महायुति के लोग बोले हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे बोले हैं की पुन्हा आम्ही संजय राउत यांना आत टाकू शकतो ईडी मार्फत। सर ये चाल है संजय राउत को फिर से ईडी के दायरे में लाने की। पहले दायरे में लाएंगे, पहले सुजीत पाटकर को उठाएंगे। सो इसमें अभी ये तय हो गया कि सुजीत पाटकर लास्ट टाइम खाली अंदर रह के वापस आया, इस बार उसको ऑफिशियली उठाएंगे। और उसको उठाने के बाद सर इसका प्रवीण राउत जो है पत्राचाल में कैसे हुआ देखो सर, वो एक सिमिलर सिस्टम से जा रहा है, आप ध्यान में रखो। पत्राचाल में प्रवीण राउत को उठाया है कि नहीं पहले, हाँ, और प्रवीण राउत को उठाने के बाद संजय राउत को उठाया। असल में वो प्रवीण राउत ही उसका सब कुछ था जी। उसने सर 50 लाख रुपए इसको लोन दिया था, इसकी मिसेस को। अभी सर मेरे को आज पैसा चाहिए, अभी ज़रूरत है, मैं आपको मांग सकता हूँ मेरे हक से, आप दोस्त हैं मेरे, तो मैं मांग सकता हूँ। तो आप भी बोलेंगे कितना, 5 चाहिए, सर ले लो। वो 5 आपने मुझे दिया, वो बाय चेक दिया वाइट में, हाँ 5 चेक, क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं था। 50 लाख लोन ले सकते हैं हम, किसी से लेते हैं ना हम लोग व्यवहार में। तो 50 लाख का चेक प्रवीण ने दे दिया उनको, वो उन्होंने उसमें डाला। उससे उनको ज़मीन खरीदनी थी, वो ज़मीन भी स्वप्ना पाटकर और उसकी बीवी के नाम से खरीदी। और जब ये पकड़ा पकड़ी चालू हो गई इनकी, तो उसमें उन्होंने वो 50 लाख रुपया ऑब्जेक्शन दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये ब्लैक मनी का केस है। और पत्राचार का जो गैर व्यवहार हुआ, उसमें जो पैसा जनरेट हुआ, उसमें से जो हिस्सा संजय राउत के नाम से निकलता था वाइट में, वो 50 लाख रुपए ये है, जबकि ये लोन नहीं है। बराबर है? बराबर। अभी ऐसा है कि सुजीत पाटकर को 35 या 100 करोड़ का मुनाफा हुआ जो उसने वाइट मनी लॉन्ड्रिंग में डाला वगैरह जो आरोप है, और वो पूरा कुछ 1000 करोड़ का सर पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो। और बम्बई में मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो 4 और पुणे में 1, ऐसे 5 बड़े कोरोना सेंटर सुजीत को दिए गए थे, 5, और बहुत बड़े थे, ज़बरदस्त बड़े थे, और बिना अनुभव दिए करके एक आरोप था।
तो अभी पहला उठाएंगे सुजीत पाटकर को, और फिर सर एक बीच में ब्रीदिंग पीरियड रहेगा, उसमें पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाएगा कि संजय राउत को अंदर लेना पॉलिटिकली अपने लिए फ़ायदेमंद है या उससे उसको सहानुभूति और मिलेगी, और अगले आने वाले जो चुनाव हैं उसमें इनकैशमेंट वो करेंगे कि देखो हमारे संजय को फिर उठा लिया। एक मामला में, और वो मामले में कोर्ट ने बोला है ना कि भाई इनको गलत तरीके से पकड़ा है, तो फिर से गलत तरीके से, तो बाद में संजय को इस मामले में उठाना है नहीं उठाना है, इसकी चर्चा पॉलिटिकल होगी। सर ये मामला है ना, मुंबई महापालिका में ये सुजीत पाटकर को जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ऐसे सर अगर आप पिछले 25 साल का हिसाब निकालेंगे तो 2500 कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें सर, और ये क्या बात कर रहे हैं कि उसको डायरेक्ट उठा के दिया। सर टेंडर कैसे मैनेज होते हैं, टेंडर का वो कैसा उनका रैकेट रहता है वगैरह सब कुछ मालूम है, मैनेजेबल है। और ये तुम्हारा जाधव जो था इसका अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी का, तो उसके ऊपर भी जो आरोप हुआ उसमें 9000 करोड़ का आरोप इसने किया है, किरीट सोमैया ने, कि उसने 9000 करोड़ रुपए कमाए स्टैंडिंग कमेटी के इसमें, और जाधव बोलता है कि उसमें से 5000 करोड़ तो मैंने उद्धव को दिए। ये भी है ना जी, तो काफ़ी गिफ्ट बांटे गए। इसमें ऐसा है कि अभी इनका कोई चहल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाके बता देंगे और इसको और डुबा देंगे। उसके बाद संजय तक ये बात पहुंचती है कि नहीं, इसका अंदाज़ा आने के लिए और 1 महीना लगेगा जी, 1 महीना लगेगा। उसके बाद मालूम होगा कि ये संजय तक पहुंचते हैं। और पॉलिटिकल सर कुछ पीछे हो रहा है, अब आज हम बात करेंगे नहीं, पॉलिटिकली महाराष्ट्र के अंदर कुछ अलग होने वाला है, और उसका सूत्रधार, जैसे उस समय सूत्रधार महाआघाड़ी सरकार बनी तब संजय था जी, बराबर जी। अभी कुछ एक पत्ते फिर से पीसने का कोई चक्कर चल रहा है, उसमें फिर से संजय लीड में रहेगा या सूत्रधार रहेगा। अगर संजय ही सूत्रधार होने वाला है तो बीजेपी उसको हाथ नहीं लगाएगी। इतना ही बोलता हूँ, ज़्यादा आज नहीं बोलता हूँ, बोलना भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद। आप अधूरा बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बड़ा इशारा रहता है, फिर भी उस इशारे को हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। सर अभी संजय की भूमिका जो आप देख रहे हैं ना टीवी पर, टीवी के पीछे उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो रही है। सर आज नासिक उसके अंदर है, लास्ट से 1 मिनट लेता हूँ आपका। नासिक उसके अंदर है, नासिक का वो प्रभारी है जी। वहाँ पे कांग्रेस को दगा दिया और ये तुम्हारा बैठ गया उधर। तो ऐसा है कि वो शुभांगी जो अपक्ष थी उसको इसका महाआघाड़ी का समर्थन देके अपक्ष रह के उसको इसके खिलाफ खड़ा करने का जो ये सब प्लान हुआ वो संजय ने किया, जो भी विधान परिषद की चल रही थी। हाँ, तो अभी वो एक्टिव है बिहाइंड द कर्टन, तो देखते हैं वो क्या करता है, बीजेपी उसको किस तरह से लेती है। और इतना ही बोलता हूँ कि बीजेपी अभी उसको हाथ लगाने के मूड में नहीं है, मगर जो कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे उसमें अगर कुछ उलट सुलट हुआ तो इसके सुजीत के बाद संजय को भी हाथ लगा सकते हैं, मगर नहीं लगाएंगे ऐसा मेरा अंदाज़ है अभी। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे बीएमसी में जो है ईडी की जो कार्रवाई अभी जो होने जा रही है, जो समझ भेजा गया है, तो उसी पर लेकिन जो घोटाले हुए हैं उसका पर्दाफाश तो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के पैसे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे हैं, और इसका जो है मनमानी तरीके से इस्तेमाल जो हुआ है उसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। हम भी इसके पीछे लगातार बने रहेंगे, हम इसका एक एक इन्फॉर्मेशन जो है सत्य जी भी लगे हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारा देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।